वहाँ कर तो रहा था सर जॉब एक्सिस बैंक में, बट ऐसा लग रहा था कि मुझे है ना कुछ प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, क्लाइंट्स को प्रॉपर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहिए। हम एक जॉब में थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हम भी किसी को जॉब दे, वो भी संपत्ति है जो लॉकर में बंद नहीं हो सकती। आपकी अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, एक्सटेंडेड फैमिली, आपके क्लाइंट्स, उनकी भी उतनी ही वैल्यू करो। किसी से मैंने 1 लाख रुपीस बोरो किया था 1 मंथ के लिए, लेकिन मैं 1 मंथ में उनको वापस नहीं कर पाया वो अमाउंट। उन्होंने जो एक बात बोली वो मुझे आज भी याद है। तो कैसे आपकी एंट्री एलआईसी में कैसे हुई, कैसे आपको आपके गुरु ललित अंबवानी जी मिले? एक सही दिशा मिलना और एक सही गुरु मिलना भी बड़े लक की बात है। शुरुआती दिनों में क्या चैलेंजेस थे आपके? बैंक टाइमिंग होता था सर 9:30, मैं 7 o'clock मॉर्निंग बैंक पहुंच जाता था। कस्टमर की जद्दोजहद होती है ना, जो कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, रिजेक्शंस आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपके सामने आया है शुरुआती दिनों में? वैसे आपका हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है? टीओटी भी हुआ है सर 2024 में। वो बिजनेस था वो कितना था आपके लिए, जो जिसे आप बड़ा बोल रहे हैं? उस टाइम पे ऑलमोस्ट वो 5 to 7 लाख प्रीमियम था। तो आज आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर देखा जाए तो कितने हैं? 1000+ है सर। रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, मुंबई क्लाइंट्स है, पूना क्लाइंट्स है, एनआरआई क्लाइंट्स है। एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेक्ट लेवल आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं लोगों के साथ? मैं उन्हें सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा देता हूँ सर, कि जो मैं कर सकता हूँ। नए नए प्रोस्पेक्ट से कैसे जुड़ते हैं आप, कैसे बनाते हैं प्रोस्पेक्ट्स? रोटरी में भी जुड़ा हूँ। रोटरी में जुड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी आप में हैबिट्स हैं जो कि आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं? सेल्फ डिसिप्लिन तो सर आपको खुद में लाना ही पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग माइंड होना चाहिए सर, मनी माइंडसेट नहीं। मैं वैसे तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप सीए। मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ। इनकी स्ट्रेंथ क्या है जो इनको आगे लेके जा रही है? आपने क्या स्ट्रेंथ है इनका एवर स्माइलिंग फेस। मतलब अभी हम कहीं भी जाते हैं तो लोग वही बोलते हैं कि तेरे साथ गोविंद 10 मिनट बैठ गया तो बस दिन बन गया। आपको आपके हस्बैंड में कौन सी पर्सनालिटी नजर आती है? कौन सी फिल्मी हस्ती आपको इनमें नजर आती है? सैफ अली खान नजर आता है। सैफ अली खान, क्या बात है। गोविंद जी आपको पता था इसकी जानकारी थी? नहीं पता। सो आरना, आप मुझे बताइए कि आपको इस बात की जानकारी है कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं? बहुत अच्छे से जानकारी है। क्या काम करते हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर है। पापा बहुत डिसिप्लिन्ड है। पापा मॉर्निंग में 4 AM उठ जाते हैं। 4 बजे उठ जाते हैं? नाइट में पापा 9 PM तो स्लीपिंग मोड का बटन ऑन हो जाता है पापा। क्या बात है। पापा जब किसी क्लाइंट के सामने रहते हैं तो हमारा कॉल भी रिसीव नहीं करते। पापा जब रिसीव नहीं करते? आरना, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? वैसे तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है ये 14 सालों में एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, आपकी लर्निंग क्या रही है? आपने क्या सीखा है? सबसे पहले क्लाइंट की नीड को समझे, उसके बाद ही प्रॉपर प्लानिंग करे, उसके बाद ही सॉल्यूशन दे। व्हाट इज योर गोल? 5000 फैमिलीज को मैं सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। हमारी ये कोशिश है कि वो मल्टीपल टाइम्स वो चीज वो अचीव कर ले। मैं एक चीज सिर्फ बोलना चाहती हूँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एक बहुत ब्यूटी है। ओके। कभी किसी के घर में कुछ अनसर्टेनिटी होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाता है, तो हर कोई ये पूछेगा कि आपका इंश्योरेंस था क्या, आपका इंश्योरेंस कितना था। उस टाइम कोई ये नहीं पूछता है कि आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितना था या आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितना था। आपके जो जिन्हें आप गुरु बोलते हैं अपना, मिस्टर ललित अंबवानी जी को, आपकी इस सक्सेस के पीछे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? जब हनुमान जी वो 100 योजन का समुद्र पार करना था तो वो अपनी शक्ति भूल जाते हैं, फिर वो जामवंत जी याद दिलाते हैं कि तुम कर सकते हो। तो फिर बिल्कुल हमारे ललित सर हमारे लिए वो जामवंत जी है। प्राइवेट बैंक में काम करने वाला एक लड़का जो बैंक में काम करते हुए अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज भी देता था, लेकिन एक दिन उसके मन में आया कि मैं अपने कस्टमर्स को एक बेहतरीन सर्विस देना चाहता हूं, अच्छे प्रोडक्ट देना चाहता हूं। शायद बैंक में रहकर मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूं। तो उसने मन बनाया कि अब मैं अपना इंडिपेंडेंट एडवाइजरी का काम शुरू करूंगा। और इसी सोच के बीच उन्हें एक अच्छा गुरु मिल गया जिन्होंने LIC में उन्हें एजेंसी दिलाई और उन्होंने LIC में एज ए इंडिपेंडेंट एडवाइज़र काम करना शुरू किया। और काम करते करते उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वो LIC में TOT लेवल तक पहुंच गए और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइज़र है। इस वक्त मैं नागपुर में हूं और नागपुर में मैं आपको मिस्टर गोविंद काबरा जी से मिलाने वाला हूं। मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा था। गोविंद काबरा जी की ये जर्नी कैसे रही, एक बैंक में उन्होंने काम करना शुरू किया और आज इतने सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। उनकी इस जर्नी के बारे में जानेंगे, उनकी सोच के बारे में जानेंगे कि क्या उनकी सोच है जिसने उन्हें इतना सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइज़र, इंडिपेंडेंट
एडवाइज़र बनाया है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर गोविंद काबरा जी से। गोविंद जी, BITV में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप बैंक में काम करते थे? जी। यू यूज्ड टू वर्क इन बैंक। कौन से बैंक में काम करते थे? एक्सिस बैंक नागपुर। तो क्या आपके मन में क्या आया वहाँ पर और आपने इंडिपेंडेंट एडवाइज़र बनने का सोचा? वहाँ कर तो रहा था सर जॉब एक्सिस बैंक में, बट ऐसा लग रहा था कि मुझे है ना कुछ प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, क्लाइंट्स को प्रॉपर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहिए, कुछ Okay. गारंटेड एसेट क्लास में हमने फंड पार्क कराना चाहिए क्लाइंट का, जहाँ सोवरेन गारंटी हो। अच्छा। और हम एक जॉब में थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हम भी किसी को जॉब दे। हाँ, अच्छा, ओके। तो उस समय एक लक्ष्य था कि एटलीस्ट मेरे यहाँ पे भी 10 एम्प्लॉइज हो। ओके। तो उस समय मैंने वो निर्णय लिया कि अब मुझे एक्सिस बैंक रिजाइन करके खुद का काम करना चाहिए। फैंटास्टिक। तो ये कब आप बैंक में लगे कब थे? कौन से साल में आप? आई वर्क एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन 2008 to 2012। अच्छा, 4 साल आपने बैंक में काम किया। तो 2012 में आपके मन में ये विचार आया यस कि मेरे पास भी एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, और ये तभी आया था कि 10 एम्प्लॉय होने चाहिए? आपने 10 बोला, 10 एम्प्लॉय दिमाग में आया कि 10 था लक्ष्य कि 10 एम्प्लॉइज को हम जॉब दे। आज कितने एम्प्लॉयज़ आपके 6 साथ? employees हैं आज। 6 एम्प्लॉय तक पहुंच गए आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद आपने 2012 में आपने 2013 में आपने एजेंसी ली। चलिए, मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहता हूँ आपको। जी। मैं लेके जाना चाहता हूँ आपके थोड़ा सा बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा था? बहुत अच्छी रिच फैमिली से थे या मिडिल क्लास, लोअर क्लास? थोड़ा क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड था, उसके बारे में बताइए। मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था सर मैं। ओके। कहाँ पे बॉर्न एंड बॉटअप? बॉर्न एंड बॉटअप नागपुर ही है। नागपुर ही है। ओके। फादर एज एन अकाउंटेंट और इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल देखते थे, बट फादर ने उस टाइम पे हमको जो वैल्यूज़ दी, कुछ चीज़ें जो बताई जो आज हमें काम आ रही है। उन्होंने 1-2 चीज़ें ऐसी बताई हमें कि भाई वो भी संपत्ति है जो लॉकर में बंद नहीं हो सकती। ओके। आपकी अच्छी हेल्थ, क्या अच्छे बात। रिश्ते, एक्सटेंडेड फैमिली, आपके क्लाइंट्स, उनकी भी उतनी ही वैल्यू करो। बहुत बढ़िया। जस्ट मेरा 10th हुआ था, उसके बाद मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। तो किसी से मैंने 1 लाख रुपीस बोरो किया था 1 मंथ के लिए। 10th के बाद? आफ्टर 10th। ओके। तो फादर के थ्रू ही हुआ था वो, जिनसे भी बोरो किया था। तो 1 मंथ का बोल के लिया था, लेकिन मैं 1 मंथ में उनको वापस नहीं कर पाया वो अमाउंट। अच्छा। 1.5 महीना हो गया मुझे वापस करने में। ओके। तो जब मैं वो अमाउंट रिटर्न करने जा रहा था तो पापा बोले कि उसको ऊपर के 15 दिन का इंटरेस्ट दे दो बोले। अच्छा। तो मैंने कहा पापा से, उन्होंने इंटरेस्ट हमें नहीं मांगा है। तो उन्होंने जो एक बात बोली वो मुझे आज भी याद है। बोले जब तक आप अपने वर्ड्स की वैल्यू नहीं करोगे तब तक दुनिया आपके वर्ड्स की वैल्यू नहीं करेगी। क्या बात है, क्या बात है। वो बात आपको आज भी याद है, और ये बात उन्होंने बोली थी जब आपने जस्ट 21 ईयर्स बैक ऑलमोस्ट। आप जस्ट 11वीं में थे उस वक्त? यस। 11वीं क्लास में थे। वैसे आपका एजुकेशन क्या है? क्या आपने कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएशन किया है? देन कॉरेस्पॉन्डेंस MBA। MBA भी किया है आपने। तो आपने जब सोचा कि भाई मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है, कुछ इंडिपेंडेंटली करना है, तो कैसे आपकी एंट्री LIC में कैसे हुई? कैसे आपको आपके गुरु ललित अंबवानी जी मिले? एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया हमारे गुरु से। एक सही दिशा मिलना और एक सही गुरु मिलना भी बड़े लक की बात है। एक फ्रेंड के थ्रू मैं ललित सर तक पहुंचा, उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कराई एजेंसी की, और इस तरह से काम शुरू हुआ। देन फिर MDRT, COT, TOT, सर ने सारे माइलस्टोन क्रॉस कराया सर। एक चीज़ होती है गोविंद के, जब आप जॉब करते हैं तो सपना तो हर किसी का होता है कि कुछ खुद का करना है, लेकिन एक जो आपके साथ में एक बड़ा बैनर था, एक कंपनी का जो सपोर्ट था और एक फिक्स सैलरी थी, वो छोड़कर आपने जो है एक बिज़नेस शुरू किया, वो आसान तो नहीं होता है। क्लाइंट मिलना, इंडिपेंडेंट अपने नाम से क्लाइंट मिलना, वो आसान तो नहीं होता है। शुरुआती दिनों में क्या चैलेंजेस थे आपके? एक्सिस बैंक में जब मैं था 4.5 साल ऑलमोस्ट, मेरे सारे क्लाइंट्स के साथ सर बहुत अच्छे रिलेशन थे। मैंने उन्हें कभी भी वो वहाँ पे प्रोडक्ट या उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कराया कि जहाँ उनको नेगेटिव रिटर्न्स आए हो या सर्विस में इशू हो। बैंक टाइमिंग होता था सर 9:30, मैं 7 o'clock मॉर्निंग बैंक पहुँच जाता था। अच्छा। इवनिंग दरवाजा खुला रहता था उसका या बाहर वेट करते थे? एक दो बार गार्ड ने ब्रांच मैनेजर को कॉल लगाया कि
गोविंद आया है, हाँ। तो वो बोले खोल दो, कुछ काम से ही आया होगा। एंड इवनिंग 7:30 बैंक क्लोज हो जाती थी, मैं इवनिंग 10-10:30 तक काम निपटाता था। ओके। तो वहाँ जो मेरे क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बने, वो सर आज मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आज भी शुरुआती मेरे दिनों साथ में वो आपको clients जुड़े हुए हैं। शुरुआती दिनों में आपके पास क्लाइंट्स थे? हाँ आपको इतनी दिक्कत नहीं आई? दिक्कत आई नहीं कभी? चैलेंजेस नहीं थे? सर चैलेंजेस आए, बट मेरा कभी भी ऐसा है ना, मनी माइंडसेट कभी था ही नहीं, प्रैक्टिसिंग माइंडसेट ही था कि मुझे सिर्फ अच्छा करना है, क्लाइंट्स को अवेयर करना है, प्रॉपर एजुकेट करना है, फाइनेंस में मैं उन्हें कहाँ हेल्प कर सकता हूँ। जब तक मैं प्रॉपर उनका पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कर लूँ, जब तक मैं उन्हें प्रॉपर सजेशन, प्रॉपर सॉल्यूशन भी नहीं दे पाता। तो ये हरदम कोशिश रहती है कि मैं उन्हें कंप्लीट स्टडी करूं, देन उनके शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स समझूं, कितना पैसा गारंटेड असेट क्लास में होना चाहिए, कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, उन्हें कब कब कितना फंड्स लगेगा, उसके बाद ही मैं उन्हें सॉल्यूशन देता हूँ। तो चीज़ें स्मूथ चलती रही शुरू से ही? कस्टमर की जद्दोजहद होती है ना कि भाई कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, रिजेक्शंस आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपके सामने आया है शुरुआती दिनों में? वो परेशान करता है, लोग वहीं से भाग जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हुआ थोड़ा बहुत, बट मुझे तो पता था मुझे करना है। वहाँ के प्रोडक्ट्स अलग होंगे, वहाँ का काम अलग होगा, यहाँ का काम अलग हो गया। यहाँ पे तो वहाँ एक बैंक का नाम जुड़ा हुआ था, बट यहाँ मुझे ऐसा उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं हुआ, ओके। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, वैसे आपका हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है? टीओटी भी हुआ है सर 2024 में। टीओटी आपका हाईएस्ट अचीवमेंट है? और एमडीआरटी रेगुलर हो रहा है हर साल? सीओटी भी हुआ है शुरू से ही डे 1 से एमडीआरटी हो रहा है? नहीं, शुरुआत के 2 साल नहीं हुआ। 2 साल नहीं हुआ, ओके। यानी कि आज आपको कुछ 13 साल हो गए हैं, तो करीबन 11 एमडीआरटीज कर लिए हैं आपने? हर साल 11 एमडीआरटीज आपने किए हैं, परफेक्ट। एक चीज़ आपने बताई कि जब आप 10th के बाद आपने बिजनेस किया तो आपके पिताजी ने आपको एक सजेशन दिया था, वो आपको आज भी याद है, आपका माइंड इसमें चेंज हो गया। जब आपने ये बिज़नेस करना शुरू किया तो मे बी हो सकता है एक पर्टिकुलर सोच के साथ आपने काम करना शुरू किया होगा। कोई ऐसा इवेंट हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिससे कि आपका सोचने का तरीका बदल गया इस बिज़नेस में आने के बाद? मैं वो परसेप्शन चेंज आपका जो हुआ उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने जब काम शुरू किया ना, मैंने ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ काम शुरू किया सर, कि मुझे क्लाइंट को जो भी समझाना है, जो भी डिटेल देनी है, जो सर्विस देनी है, जो भी उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, बट बदले में मुझे कुछ मिलेगा या वो मेरे लिए कुछ करे, ये एक्सपेक्टेशन कभी रही नहीं। जब आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ काम करते हैं ना, तो आप और अच्छा काम कर पाते हैं, और आपके जैसा दिल सामने वाले के पास में नहीं होता है। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। परफेक्ट। कौन था आपको आपका पहला क्लाइंट, पहला मेजर क्लाइंट जिसने आपको बड़ा बिजनेस दिया हो? वो क्लाइंट कौन था, कैसे मिला आपको, उसके बारे में बताएंगे? 4-5 साल तक सर मैं उन्हें ना रेगुलर सर्विस दे रहा था। शुरुआती दिनों में हर बार जब भी उनके कुछ एड्रेस चेंज हुए थे पॉलिसी में, उनको प्रॉपर एड्रेस चेंज, नॉमिनी चेंज, उनका पहले वाला एडवाइज़र उनको प्रॉपर सर्विस नहीं देता था, तो मेरा स्टाफ जाके टाइम से चेक लाना, डिपॉजिट करना, रिसीट शेयर करना, तो उन्होंने मेरा वो सर्विस, डेडिकेशन, रेपुटेशन, सारी चीज़ें देखी। उसके बाद में जब उन्हें लगा कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ही चांस दिया और वो डील क्लोज भी हुई सर। आप नाम लेना चाहेंगे उनका? हाँ, मिस्टर केवल रमानी जी। केवल रमानी जी, उन्होंने आपको बड़ा बिजनेस दिया। कितना? उसके बाद में तो कई बार ऐसा हुआ कि उससे बड़े प्रीमियम भी आए और भी, लेकिन वो बिजनेस था, वो कितना था आपके लिए जो जिसे आप बड़ा बोल रहे हैं? उस टाइम पे ऑलमोस्ट वो 5 to 7 लाख प्रीमियम था। 5 to 7 लाख का वो आपके लिए उस वक्त बड़ा प्रीमियम था, जिसने आपको अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मेरे लिए सर प्रीमियम कभी लक्ष्य रहा ही नहीं। हाँ। मैं जैसे आपको बताया कि बस मैं क्लाइंट की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके लिए। डेफिनेटली। फिर भी कोई ऐसा मोमेंट हुआ होगा जिसके बाद आपको ऐसा लगा कि अब मैं नॉर्मल एडवाइज़र नहीं रहा ना, मैं थोड़ा सक्सेसफुल हो गया हूँ? हो सकता है वो आपका पहला एमडीआरटी हो, पहला सीओटी हो, पहला टीओटी हो, जब आपको ऐसा लगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही चेंज हो गया, वो मोमेंट के बाद वो क्या मोमेंट था? कोविड के पीरियड में है ना सर, मेरे बहुत से क्लाइंट थे जिन्होंने ना अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी कहीं और से बनाई थी, व्हीकल इंश्योरेंस कहीं और से बनाए थे। उस समय ना एडवाइजर्स कॉल पिक नहीं करते थे, तो उस समय मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे जिनकी मेडिक्लेम पॉलिसी कहीं और से बनी है, या अदर भी क्लाइंट्स जिन्हें मैं सर्व कर रहा था, तो मैं सबके साथ कनेक्ट में था। मैंने कहा आपको जो भी सर्विस लगती है बिल्कुल मैं आऊँगा, मेरा स्टाफ आएगा। तो उस समय आई थिंक मैंने 100+ क्लाइंट्स के मेडिक्लेम सेटल करा के दिए।
कहीं पे क्लेम कम आया तो प्रॉपर कंपनी को मेल करके, हॉस्पिटल से पेपर बुला के, कुछ कई बार पेपर क्लाइंट के एंड से पेंडिंग रहते थे। तो उस समय जो मैं सब तक पहुंचा वो एक टर्निंग पॉइंट था सर। वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ। मतलब आपने इतने लोगों को, आप इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो पाए, हाँ। और आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में। तो मे बी आपके मन में या आपको ऐसा दिखा कि लोगों का मेरे प्रति विश्वास बढ़ गया है, मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ माहौल बना था? बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे हाथ की पॉलिसियां थी नहीं, बट हाँ, मेरा हाँ। एक लक्ष्य था कि उनको कहीं तकलीफ न जाए। आपने लोगों का विश्वास जीता, ये आपके अंदर आ गया, ऐसा कुछ हुआ था? यस, बिल्कुल। तो वहां से फिर उन्होंने, जब भी उन्होंने सोचा कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे मौका दिया। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो आज आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर देखा जाए तो कितने हैं? 1000+ है सर। 1000 से ज़्यादा क्लाइंट है। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपने बताया 6 हैं। 6। और ऑफिसेस कितने हैं आपके? एक ऑफिस है सर। एक ऑफिस है नागपुर में, एक ऑफिस है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, एक मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनका 2024 में प्लानिंग किया था, पेंशन प्लानिंग। तो उन्हें वो प्लानिंग बहुत अच्छा लगा, तो मुझे वो अदर सिटी में अपने साथ लेके गए 2 बार। कब किया था आपने? 2014 में किया था। ओके। तो वो मुझे अपने साथ लेके गए। कहाँ पर? रायपुर। अच्छा, रायपुर में वो थे नागपुर उस के टाइम हैं? पे। वो नागपुर के हैं? वो नागपुर के हैं। और रायपुर में वो आपको क्यों जॉब लेके करते गए? थे। जॉब करते थे। Yes. अच्छा, ओके। तो उन्हें मेरी सर्विस बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे अपने सारे कलीग से इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। और फिर वहाँ से रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, वो एक अलग ही क्लाइंटल बन गया सर वहाँ पे। वो बेल्ट पे 100+ क्लाइंटल है सर आज। मुंबई क्लाइंट्स है, पूना क्लाइंट्स है, NRI क्लाइंट्स है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो कैसे आप लोगों के साथ, एक तो है कि आप जो है प्रॉपर उनको सर्विस देते हैं, राइट? साल में एक बार सर पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ कि क्या चेंजेस है, क्या बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने ये जो कस्टमर्स हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनके साथ में आप ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं कि उनका आप पे फेथ हो? चलो ठीक है, कस्टमर बनने के बाद में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेक्ट लेवल आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं लोगों के साथ? मैं उन्हें सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा देता हूँ सर, कि जो मैं कर सकता हूँ। अगर उनका पुराना एडवाइजर सर्विस नहीं दे रहा है, उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी कहीं से बनी है, उसको अगर सम एश्योर्ड बढ़ाना है, व्हीकल के क्लेम है, अगर उसमें उन्हें कहीं हेल्प लग रही है, उनके पुराने एडवाइज़र अगर LIC के प्रीमियम, अदर कोई प्राइवेट के प्रीमियम है, वो डिपॉजिट नहीं करा पा रहे, तो मेरा स्टाफ जाता है, चेक कलेक्ट करता है और टाइम से डिपॉजिट करके उन्हें रिसीट ड्रॉप कर देता है। प्रॉस्पेक्ट्स कैसे, आप नए प्रॉस्पेक्ट से कैसे जुड़ते हैं, आप कैसे बनाते हैं प्रॉस्पेक्ट्स? बहुत से रेफरेंसेस सर, मुझे बहुत से क्लाइंट ही अपने परिचित, फ्रेंड सर्कल, कलीग्स का रिकमेंडेशन मिल जाता है उनसे। तो ऑलरेडी आपके जो क्लाइंट्स हैं, हाँ, उनके थ्रू ही आपको रेफरेंस मिल रहा है? बहुत से रेफरेंसेस मिल जाते हैं, तो एज सच ऐसा कोई प्रॉस्पेक्टिंग का इशू जाता नहीं है। आप कुछ अलग ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई संस्था के साथ नहीं जुड़े हैं, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी? 2-3 ग्रुप में जुड़ा हूँ सर। रोटरी में भी जुड़ा हूँ। रोटरी में जुड़े हैं आप, ओके। और भी ऐसे 2-3 सोशल ग्रुप है। बिजनेस ग्रुप में भी जुड़े हैं कोई? नहीं, बिजनेस ग्रुप तो नहीं है। बिजनेस ग्रुप में नहीं जुड़े। फैंटास्टिक। आपकी जर्नी जो है, आपने इतने कम समय में TOT लेवल हासिल किया है, काफ़ी सारे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं आपने, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपने एज ए एडवाइज़र काफ़ी अच्छा गेन किया है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी आप में हैबिट्स हैं जो कि आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं? सेल्फ डिसिप्लिन तो सर आपको खुद में लाना ही पड़ेगा। वो एक मैं कोशिश करता हूँ कि एक सेल्फ डिसिप्लिन, लर्निंग में आप टाइम स्पेंड करिए, जो भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, और जैसा गुरु कहता है वैसा करिए। अगर हम इतनी चीज़ें फॉलो करें तो डेफिनेटली सर हर कोई एडवाइज़र सक्सेस हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आपके कौन से ऐसे सेक्रीफाइसेस हैं आपकी सक्सेस के लिए? किस प्रकार के सेक्रीफाइसेस हैं? आउट स्टेशन क्लाइंट रहते हैं सर, तो फैमिली से दूर रहना पड़ता है कई बार। क्लाइंट्स का अगर प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है, तो कई बार संडे को भी क्लाइंट के यहाँ जाना है, जो फैमिली टाइम है। करेक्ट। आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ बिलीफ सिस्टम है, कि आपकी कुछ अलग सोच है जिसकी वजह से आप जो है इस मुकाम तक पहुंच सके? एक अलग सोच, अलग मेरी कैसी मान्यता है, मेरा ऐसा बिलीफ है, उसको कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे आप? प्रैक्टिसिंग माइंड होना चाहिए सर, मनी माइंडसेट नहीं। हम जो कर रहे हैं ना, वो हरदम अच्छा करने की कोशिश करें। हम एक्चुअली शुरुआत से एक रिजल्ट ड्रिवन सोसाइटी में है कि भाई स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले, अगर कोई सेल्फ जॉब कर रहा है तो उसका कितने जल्दी प्रमोशन हो गया, कोई बिजनेसमैन है
तो उसने कितने जल्दी प्रॉफिट कमाया। अगर हमें रिजल्ट ड्रिवन सोसाइटी से थोड़ा सा अलग चले और अगर प्रैक्टिस पे फोकस करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लर्निंग मोड में रहना, भागेंगे, हमेशा लर्निंग मोड में रहना, डेफिनेटली ये आपकी मान्यता है। हाँ, ये आपका मैं belief हरदम है। सोचता हूँ कि मैं कल से 1% बेहतर आज कैसे हो सकता हूँ। दैट हेल्प्ड यू। यस डेफिनेटली। आपकी ग्रोथ में। फैंटास्टिक। मैं आपकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर हैं। यस, मैं उनसे भी थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सोनम जी नमस्कार, BITV में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपके पतिदेव जी से हम बातचीत कर रहे थे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। कुछ ऐसी बातें, अच्छी बातें तो हमने बहुत की, कुछ ऐसी बातें जो आपको ऐसा लगता है कि अच्छी नहीं है। नहीं, क्या आप हमारे हर इंसान में सब पॉजिटिव ही हो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कोई इनके वीकनेस हमारे साथ में शेयर करना चाहोगे कि भाई ये भी थोड़ा पॉजिटिव होता तो बढ़िया होता, कुछ वीकनेस क्या आप शेयर ही नहीं करना चाहोगे? ऐसा तो क्या आप छुपा के रखोगे? नहीं, ऐसा मुझे आज तो कुछ नहीं लगा। इनफैक्ट हमारे शादी को अभी 14 इयर्स हो जाएंगे। 14 इयर्स हो गए और इनकी ये एजेंसी को 13 साल ही हुए। जी। आपने इनको बोला था बिजनेस में आ जाओ या अभी जॉब छोड़ो? शादी के टाइम से उनका था ऐसा कि मुझे किसी के लिए जॉब नहीं करना है, मुझे किसी को जॉब देना है। तो मैंने बोला ठीक है, ओके। एक चीज़ तो ये है कि शादी के बाद इन्होंने जो बिजनेस किया वो LIC एजेंसी का काम किया। जी। आपके मन में ऐसा आया कि LIC एजेंट क्या बन रहा है, इसमें तो लोगों के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, बिजनेस ही करना है तो कोई दूसरा अच्छा बिजनेस कर ले, ऐसा आपके मन में आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा था कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो करो। आप भी सपोर्ट करती हैं इनके साथ में, काम करती हैं? यस। आपका क्या रोल होता है इनके साथ में? मैं वैसे तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप CA? मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ। अच्छा, आप सेल्फ एम्प्लॉयड। बट 50% टाइम मैं वहाँ देती हूँ, 50% इनके साथ हूँ, क्योंकि डाउन द लाइन मुझे यही बिजनेस में आना है। अच्छा, आप भी ये बिजनेस में आना चाहते हैं? यस, डाउन 3 to 4 years मेरा प्लानिंग है वो। तो मुझसे जितना बनता है उतना तो मैं उनके साथ हूँ। फैंटास्टिक। वैसे आपने क्या जज किया है, इन्होंने जो चीज़ें बताई, इनका बिलीफ बताया, आपको क्या लगता है कि ऐसी इनमें क्या ऐसी खास बात है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है जो इनको आगे लेके जा रही है? आपने क्या स्ट्रेंथ है इनका एवर स्माइलिंग फेस। क्या बात है? ये सुबह 5 बजे भी घर से निकले और रात में 12 बजे भी घर में आए तो वो हंसते हुए आते हैं। मतलब हमको उनको देख के लगता है कि ये सही में 5 बजे निकले हैं ना आज। वो हंसते हुए ही आएंगे। फैंटास्टिक। वो चाहे कितने भी रिजेक्शंस लिए, कुछ भी टेंशन हो, फैमिली टेंशन है, कुछ भी है, वो हंसते ही रहेंगे। ये उनका नेचर है, ये उनका क्वालिटी है। वो कभी आपको स्ट्रेस में नहीं दिखेंगे। वो एवर स्माइलिंग फेस है उनका। ऐसा तो नहीं आपको, आप जब उनके सामने आ जाती हैं तो खिल जाते हैं? इसलिए लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब अभी हम कहीं भी जाते हैं तो लोग वही बोलते हैं कि तेरे साथ गोविंद 10 मिनट बैठ गया तो बस दिन बन गया। क्या बात है, तो क्या बात। ऐसा लोग कमेंट देते हैं, ऐसा मैं सुनती हूँ। आपको इनमें, मैं जनरली सबसे पूछता हूँ जब भी मैं इंटरव्यूज ऐसा करता हूँ और उनकी वाइफ अगर बाजू में रहती है तो मैं पूछता हूँ सबसे कि आपको आपके हस्बैंड में कौन सी पर्सनालिटी नज़र आती है, कौन सी फिल्मी हस्ती आपको इनमें नज़र आती है? सैफ अली खान नजर आता है। सैफ अली खान, क्या बात है। गोविंद जी आपको पता था इसकी जानकारी थी? नहीं पता था? क्योंकि उनके रोल्स जनरली मूवीज में वैसे ही एकदम लाइट मोड वाले, स्माइलिंग, ऐसे सीरियस नेगेटिव रोल्स सैफ अली खान के बहुत कम है। तो ही इज लाइक दैट। फैंटास्टिक। देखिए ये जानकारी नहीं थी आपको, वो इंटरव्यू के थ्रू मालूम पड़ी। फैंटास्टिक। सोनम जी, मैं आपकी डॉटर से भी कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। सो नाउ वी हैव गोविंद्स डॉटर आरना विद अस। आरना काबरा, आबरा का डाबरा नहीं, काबरा, राइट? आपको ऐसे स्कूल में बोलते हैं? नहीं। आबरा का डाबरा चिढ़ाता नहीं है कोई आपको? नहीं। सो आरना, आप मुझे बताइए कि आपको इस बात की जानकारी है कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं? हाँ। बहुत अच्छे से जानकारी है। क्या काम करते हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर है। फाइनेंशियल एडवाइज़र है। परफेक्ट। आपको पता है फाइनेंशियल एडवाइजरी क्या होती है? आप भी कस्टमर देती हैं इनको? आपको क्या लगता है आरना, आपके फादर में ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है कि ये मेरे पापा के अंदर ये एक बहुत अच्छी बात है जिसकी वजह से ये इतने सक्सेसफुल है? क्या लगता है? पापा बहुत डिसिप्लिन्ड है।
पापा मॉर्निंग में 4 AM उठ जाते हैं। 4 बजे उठ जाते हैं? ऐसा उन्होंने बोला तो नहीं, बोलना सच्ची में उठते हैं? हाँ। वेरी गुड, ओके। और नाइट में पापा 9 PM तो स्लीपिंग मोड का बटन ऑन हो जाता है पापा। क्या बात है, तो डिसिप्लिन है, ये चीज़ आपने पकड़ी है, वेरी गुड, ओके। बस दैट्स ऑल, डिसिप्लिन। पापा डिसिप्लिन्ड है, पापा लर्निंग में ज़्यादा टाइम देते हैं। ओके। पापा जब सुबह उठते हैं तो 4 to 7 पापा लर्निंग में टाइम स्पेंड करते हैं। गुड। और पापा जब किसी क्लाइंट के सामने रहते हैं तो हमारा कॉल भी रिसीव नहीं करते। पापा जब रिसीव free नहीं करते? नहीं, पापा जब फ्री हो जाते हैं तभी तो कॉल आप करते गुस्सा नहीं करती जब आते हैं तो पापा आपने फ़ोन नहीं उठाया हमारा? नहीं। ऐसा नहीं बोलती हैं? नहीं। अभी आपकी मम्मी ने बोला उनको इनके अंदर सैफ अली खान दिखते हैं, आपको कौन सी पर्सनालिटी दिखती है आपके पापा में? पापा बहुत पोलाइट है। नहीं, कौन से हीरो दिखते हैं आपको उनमें? अक्षय कुमार? नहीं। फिर शाहरुख खान? नहीं। आपको भी सैफ अली खान ही दिखते हैं? सैफ अली खान ही दिखते हैं? फैंटास्टिक, देखो आपको पता नहीं था। वो माँ बेटी के अंदर जो है डिस्कशन चलती रहती है। फैंटास्टिक। आरना, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? वैसे तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपको डॉक्टर बनना है? यू डोंट वांट टू बिकम फाइनेंशियल एडवाइजर? नहीं? सुपर्ब। आरना, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए। आपने मुझे बोला कम क्वेश्चन पूछना, मेरे को ऐसा लग रहा है और क्वेश्चन पूछूं, लेकिन फिर आपके पापा का इंटरव्यू नहीं हो जाएगा, वो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। यस, गोविंद जी आपके पास आता हूँ। सो गोविंद जी, आप मेरे को बताइए कि आपका ऑलमोस्ट अराउंड 13-14 साल का एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र जो है वो आपका एक्सपीरियंस हो चुका है। आपको क्या लगता है ये 14 सालों में एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र, आपकी लर्निंग क्या रही है? आपने क्या सीखा है? क्लाइंट्स को हम सबसे पहले क्लाइंट की नीड को समझे, उसके बाद ही प्रॉपर प्लानिंग करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन दे। और जितना हम अपने आप को अपग्रेड रखेंगे उतना ही हम क्लाइंट को प्रॉपर सजेशन दे पाएंगे, तभी उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यस, उसकी नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यस, वो पहला स्टेप होना चाहिए और उसके बाद ही उसको जो है वो सॉल्यूशन देना चाहिए। 2 to 3 मीटिंग्स में तो मैं सर क्लाइंट्स का पूरा पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें समझता ही हूँ, उसके बाद ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। फैंटास्टिक। एक चीज़ तो आपको बोलना चाहूँगा, आपकी बेटी बहुत क्यूट है। थैंक यू सर। फैंटास्टिक। एक आखिरी प्रश्न आपसे करता हूँ, अब यहाँ से आगे आपका क्या गोल है? टीओटी तो आपने कर लिया है, व्हाट इज़ योर गोल? 5000 फैमिलीज को मैं सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ये आपका गोल है? Yes. कब तक आप चाहते हैं? अगले 5 साल में। अगले 5 साल में 5000, और अब तक आपने कितने लोगों? 1000 प्लस। 1000 लोगों को कर लिया है। 13 साल में 1000 लोगों को किया है, अब 4 साल में आप 4000 और लोगों को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं। Yes. ये आपका गोल है। चलिए आपको भी मैं एक पूछ लेता हूँ, आपका इनके प्रति क्या गोल है कि आप क्या चाहती हैं कि किस सक्सेस को इन्होंने हासिल करना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट लेवल तो वो अचीव वैसे कर चुके हैं, टीओटी तो कर चुके हैं। हमारी ये कोशिश है कि वो मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ वो अचीव कर ले, मल्टीपल टीओटीज करें। यस, ये आप चाहती हैं? करें। मैं एक चीज़ से बोलना चाहती हूँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एक बहुत ब्यूटी है। ओके। कभी किसी के घर में कुछ अनसर्टेनिटी होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाता है, तो हर कोई ये पूछेगा कि आपका इंश्योरेंस था क्या, आपका इंश्योरेंस कितना था। उस टाइम कोई ये नहीं पूछता है कि आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितना था या आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितना था। तो ये एक ब्यूटी है ये इंडस्ट्री की। फैंटास्टिक। और कोविड के बहुत पावरफुल बात है। यस, ये मतलब घर वाले, बाहर वाले, हर कोई यही पूछेगा, अरे इंश्योरेंस नहीं था क्या, इंश्योरेंस का सेटलमेंट का क्या हुआ। शेयर्स, म्यूचुअल फंड कोई नहीं पूछेगा। तो इंश्योरेंस मेरे हिसाब से शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। करेक्ट। म्यूचुअल फंड, शेयर्स अपने जगह ठीक है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग, बट मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग दैट, लेकिन इंश्योरेंस शुड बी द बेसिक। और कोविड के बाद से तो अभी लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, इंश्योरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी लोग दे रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बहुत बढ़िया, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे, बस यही है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना। आपके जो, जिन्हें आप गुरु बोलते हैं अपना, मिस्टर ललित अंबानी जी को, आपकी इस सक्सेस के पीछे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है?
उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, देन वी विल एंड आवर डिस्कशन यार। उनका तो सर हर कदम कदम पे कंट्रीब्यूशन है। ओके। जब भी हमें कहते हैं ना थोड़ा सा ज्ञान आता है तो ज्ञान के साथ अहंकार भी आ जाता है। अच्छा। और असल ज्ञान में ऐसी कोई अहंकार की जगह नहीं होती। उस अहंकार को दूर करने के लिए, उसे हटाने के लिए जिस शख्स की जरूरत होती है उसे हम प्यार से गुरु कहते हैं। करेक्ट। और हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति भी हमें बताती है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। और हमारे गुरु का तो रोल जो है ना वो जामवंत जी की तरह है। जब हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो वो फिर हमें अपनी शक्ति याद दिलाते हैं। जब हनुमान जी वो 100 योजन का समुद्र पार करना था तो वो अपनी शक्ति भूल जाते हैं, फिर वो जामवंत जी याद दिलाते हैं कि तुम कर सकते हो। तब फिर बिल्कुल हमारे ललित सर हमारे लिए वो जामवंत जी है। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि आपको आपकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं। इसके अलावा वो आपके साथ अपॉइंटमेंट भी करते हैं, आपके साथ फील्ड में भी आते हैं। किस तरीके से प्रैक्टिकली हेल्प होती है आपको? टाइम टू टाइम सर मीटिंग्स लेते हैं, हमारा रिव्यू करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस में हमें भेजते हैं टाइम टू टाइम। सो दैट हैज प्लेड बिग रोल इन योर सक्सेस। यस, फैंटास्टिक। यानी वो हमारे लिए एक फैमिली मेंबर की तरह है। फैमिली मेंबर की तरह है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गोविंद जी, आपकी जो जर्नी है फ्रॉम एन एम्प्लॉई टू ए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र, बैंकर से एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो जर्नी है वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, आपकी बच्ची है, वाइफ है, जो आपको पूरा दे लाइक यू ऑल्सो, और उनका सपोर्ट भी है आपके साथ में। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप लोगों से मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हमारे साथ में शेयरिंग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।